हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सभी। मैं आपका दोस्त अमित कपूर अपने यूट्यूब चैनल नपासा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 6 भूगोल चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इससे पहले चैप्टर में हमने देखे थे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जिसमें हमने भूमंडल की बात करी थी, जीवमंडल की बात करी थी, वायुमंडल की बात करी थी और साथ में हमने उसमें जलमंडल की बात करी थी। तो उसी की तरह इस लेसन में हम जो है पर्वत क्या होते हैं, ठीक है, और पठार क्या होते हैं, मैदान क्या होते हैं, आंतरिक प्रक्रिया क्या होती है। जैसे पृथ्वी जो होती है गतिमान रहती है तो वो आंतरिक प्रक्रिया कहलाती है। और अपर्दन क्या होता है। अपवर्तन मैं बता दूं, जैसे पृथ्वी की सतह है, जैसे एक सतह ये हो गई, एक नीचे हो गई, एक ऊपर हो गई, एक नीचे हो गई, तो उसे अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। और इसमें हम साथ ही में देखेंगे निक्षेपण क्या होता है। निक्षेपण होता है जैसे जल होता है, जल हमेशा गतिमान रहता है। पवन होता है, मतलब हवा जो होती है हमेशा चलती रहती है, ठीक है। उसके बारे में देखेंगे। साथ ही हम पर्वत श्रृंखला क्या देखेंगे, हिमानी क्या होता है, और वलित पर्वत क्या होते हैं, ज्वालामुखी पर्वतीय क्या होता है, और वर्षोध क्या होता है। तो इसमें हम देखते हैं पहले ही पेज पे लेसन में चित्र दे रखा है, जिसमें पर्वत बना है, पठार बना है और मैदान बने हैं। चलो हम इस लेसन की शुरुआत करते हैं। इस लेसन में क्या दे रखा है। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र पॉइंट 6 में दिखाई गए हैं। मतलब इसमें जो है पर्वत श्रृंखला दे रखी है, इसमें जो है पर्वत श्रृंखला दे रखी है, ठीक है, और पठार दे रखे हैं, झील दे रखी है, ये पर्वत दे रखे हैं, मैदान दे रखे हैं। तो वही बता रहे हैं कि जो चित्र 6.1 है, आपने जो स्थल रूप इसमें दिखा रखे हैं वो आपने पहले से देखे होंगे कुछ और जानते होंगे उसको। पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। मतलब जो हम जिस जमीन के ऊपर मतलब खड़े हैं वो धीरे धीरे जो है गतिमान है। हमारे को नहीं पता लगता, लेकिन पृथ्वी जो है सूर्य का हमेशा चक्कर काटती है, जिससे कि वो हमेशा गतिमान रहती है। उसी से जो है दिन रात होता है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। दूसरी या बाहरीय प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण हो जाता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढलान के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हम पर्वत, पठार और मैदान के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। तो आइए हम
आगे बढ़ते हैं और पर्वत के बारे में जानते हैं कि पर्वत क्या होते हैं। इसमें जो है एक पर्वत का चित्र दे रखा है और ये पर्वत के बारे में टाइप दे रखे हैं, तो वो आप देख लेंगे। ठीक है। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आपस के क्षेत्र से बहुत ऊंचे होते हैं। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर पहुंचेंगे, वायुमंडल ठंडी हो जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, उन्हें हिमानी कहा जाता है। जैसे कि मैंने कहा था ना आपको कि हिमानी क्या होता है, तो उसमें ये बता रहा है कि जो पहाड़ों के ऊपर जो नदियां जमी होती है उसे हिमानी कहते हैं। यह कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा उन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वह का धरातल खड़ी ढलान वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। जैसे जो है पहाड़ जो होते हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6, तो इसे जो है पर्वत श्रृंखला कहते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय तथा एंडीज श्रृंखला एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। अब ये बता रहे हैं पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। बलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा अल्पस वलित पर्वत है, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंखाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूरल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं उनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुरानी वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्व रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्तक खंड तथा नीचे घिसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा बोशेज पर्वत इन तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिखाए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरण का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियाना इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रह होते हैं। बहुत सी नदियां का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों
में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पाद में किया जाता है। नदी, घाटियां तथा वैदिकताएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन आदि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थल है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। भिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्काई पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। तो वो बता रहे हैं जो पर्वत है वो हमारी वनस्पति है, ठीक है, हमारे लिए जल पहुंचाने का काम करते हैं, हमारे को ईंधन प्रदान करते हैं, हमें जो है वनस्पति प्रदान करते हैं, जड़ी बूटी प्रदान करते हैं, उसमें जीव जंतु रहते हैं। तो वहाँ पे जो है हर साल जो है सैलानी जो है मनोरंजन करने पहाड़ों पर घूमने भी जाते हैं, जिसमें जो है पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्काई ड्राइविंग ऐसे जो है खेल खेले जाते हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेल खेले जाते हैं? तो यहाँ पे जो है एक ज्वालामुखी पहाड़ दे रखा है, तो उसका उदाहरण आप देख लेंगे कि कैसे होता है। आइए अब हम जो है दूसरा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पठार। पठार क्या होते हैं? पठार उगती हुई एक सपाट भूमि होती है। यह आपस के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक होती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केनिया, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुर मात्रा होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे के खानों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीशियम के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलाशय हो सकते हैं क्योंकि यह नदियां ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडलू जला प्रपात तथा कर्नाटक में जोंगा जल प्रपात इस प्रकार के जल प्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी अच्छी है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो जो पठार बता रहे हैं, पठारों में जो है खनिज पाए जाते हैं, जैसे सोना है, हीरा है, ठीक है, और पठारों में जो है जो पर्वतों से नीचे गिरती है नदी, तो वो भी जो है जलाशयों के भी स्रोत पाए जाते हैं। तो आइए हम तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि मैदान क्या होते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े
भाग होते हैं वे सामान्यतः मध्य समुद्री तथा तल से 200 मीटर अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिला तथा तरगित होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। मतलब जैसे जो नदियां होती है वो बहते बहते जो है अपने साथ मिट्टी बहा लाती हैं, तो उनसे क्या है वो धीरे धीरे जुड़ते 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 वो उनका रूप ले लेती हैं, मैदानों का रूप ले लेती हैं। नदियां पर्वतों के ढलानों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित कर देती है। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपितों से मैदानों का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने बताया ना, नदी ऊपर से बहती है तो वो अपने साथ मिट्टी और सामान ले आती है, तो वो एक जगह जो है इकट्ठा हो जाता है, तो वो जो है मैदान का रूप धीरे धीरे जो है मिट्टी जमा होती है तो मैदान का रूप ले लेती है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यह परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यंगसेत नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेतों के लिए यह समतल भूमि की प्रचुर मात्रा होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेतों के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो वो कह रहे हैं जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ के जो हम देखते हैं पहाड़ जो ऐसे होते हैं, तो इन पे जो है समतल जमीन नहीं होती, यहाँ पे जो होता है सीढ़ी नुमा खेती होती है, ठीक है। और जो समतल जमीन होती है, मैदान होते हैं, उसमें एक तो नदी बह रही होती है, तो उससे क्या पानी आसानी से मिल जाता है जमीन को, और ऊपर से घर बनाने में, खेती करने में आसानी होती है। और पहाड़ों पे इतनी आसानी से जो है हम चढ़ नहीं पाते हैं, और वहाँ पे जो है सुख सुविधाएं कम होती है, और जो है वहाँ पे बहुत कठिनाई होती है। तो इसलिए जो है ज्यादातर जो है लोग जो है पहाड़ों पे ना रहकर समतल जमीन पे रहना पसंद करते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूप की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इस आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीकों से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि
हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। तो ये कह रहा है जो हमारे को प्राकृतिक के रूप से वरदान मिला है, हमारे को रहने के लिए जमीन, खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी मिला है, तो मनुष्य क्या है जो उपजाऊ जमीन है उसमें और पेड़ों को काट के जो है वो अपना मकान का निर्माण कर रहे हैं अंधाधुंध, ठीक है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और जो हम खाना वाना खाते हैं वो हम जो है ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो पानी है उसमें हम गंदगी फैला देते हैं, जिससे क्या है जीव जंतु वगैरह मर रहे हैं और प्रकृति को नुकसान हो रहा है और आपदा वगैरह आती है उससे, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, इसका जो है हमेशा खतरा बना रहता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इस पार्ट में, इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है, और इसमें जो है एक ये ज्वालामुखी का उदाहरण दे रखा है। ये जो है खेलों का जो हमने बोला है कि जो खेल वेल होते हैं वो दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ जो है किसान खेती करते हुए नजर आ रहे हैं मैदान में, और यहाँ पे जो है ये जो गंदगी वगैरह हम फैलाते हैं तो उसका उदाहरण दे रखा है। और ये आप लोग देख लेंगे, ये रेगिस्तान दे रखा है, ये पठार वगैरह के बारे में दे रखा है। और यहाँ पर जो है कैसे हम जो है मैदानों पे मकान वगैरह बना रहे हैं, यहाँ पे सीढ़ी नुमा जैसे पहाड़ों पे खेती होती है कितनी मुश्किल होती है वो दे रखा है। यहाँ पे बाढ़ वगैरह के बारे में दे रखा है, यहाँ भूकंप वगैरह के बारे में दे रखा है। तो आप ये सब देख लेंगे उदाहरण के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ ये वीडियो का अंत होता है। और मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।